नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र में चुनाव हो जाने चाहिए थे, हरियाणा के साथ चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए थी, मगर साहेब परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। महाराष्ट्र में हरियाणा की तरह डिब्बा गोल होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कश्मीर, हरियाणा का जो हाल है, अगर महाराष्ट्र में भी वो हाल होता तो साहब की कुर्सी डोलने लगती। तो महाराष्ट्र के चुनाव नहीं कराए। महाराष्ट्र में बीएमसी जो सबसे मजबूत नगर पालिका है, उसका भी चुनाव नहीं कराया गया। आखिर बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? और गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनिया वो कह रहे हैं पापा जी गए और पापा जी ने युद्ध रुकवा दिया रूस और यूक्रेन का। चैनल अपने थंबनेल लगा रहे हैं कि मोदी जी पहुंचे, जेलेंस्की से मिले और रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। बलिहारी है इन चैनलों की। मणिपुर है 22 लाख की आबादी वाला, वहां तो साहब आज तक गई नहीं। मणिपुर का मान ही निकला मुंह से और युद्ध रुकवा दिया। जम्मू कश्मीर में 1.5 दर्जन लोग मर गए अभी शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री की। नॉर्मल आदमी नहीं, सेना के जवान मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप। और मैडम अमेठी रिटर्न मैडम स्मृति ईरानी कह रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस के आतंकवाद को बढ़ावा देगी। इन 2 महीने में जो जो 17-18 सैनिक मर गए हमारे, वो आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं है तो क्या है? लेकिन गोदी मीडिया के एंकरनिया परी और पापा की परी और परा इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि पापा का जलवा बहुत ज्यादा है, साहिब का जलवा बहुत ज्यादा है। हकीकत क्या है? महाराष्ट्र के चुनाव क्यों टाले गए? हरियाणा के हालात क्या है? इन सब विषयों पर बात करेंगे और चलेंगे सीधे महाराष्ट्र और एक बहादुर पत्रकार राजीव रंजन से बातचीत करेंगे और जानकारी करेंगे कि महाराष्ट्र का खेल क्या चल रहा है। पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत शानदार बातचीत है। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। गजब राजनीति चल रही है आपके महाराष्ट्र में जहां आप रहते हैं, लेकिन उससे पहले जम्मू और हरियाणा के चुनाव को लेकर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। हरियाणा में जो सर्वे सामने निकल के आए थे, 45% जो समस्या है वो बेरोजगारी की। बेरोजगार बड़ी संख्या में, अग्निवीर को लेकर, नौकरी को लेकर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग कांग्रेस का समझौता हो गया, तो बीजेपी कह रही है कि अब तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, ऐसे आदमी से समझौता कर लिया। लेकिन आपको याद होगा जब महबूबा के साथ बीजेपी ने समझौता किया था, उस समय महबूबा ने जो संसद पे हमला करने वाले लोग थे, आतंकवादी थे, उनके मरने पर उनको शहीद का दर्जा दिया था। कहा था कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके संग भारतीय जनता पार्टी ने समझौता किया। कश्मीर में सैकड़ों पत्थर जो चलाते थे उन लोगों को, जिस समय महबूबा और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, छोड़ दिया गया। वो सब बातें याद नहीं आती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा और जम्मू में पोजीशन खराब होने के बावजूद महाराष्ट्र से ज्यादा डर गए। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करा रहे, ना बीएमसी का चुनाव, ना नगर पालिका परिषद का चुनाव, अब ना विधानसभा का चुनाव। और ये जो गोदी मीडिया है, इसकी बलिहारी है। मैं देख रहा था आज ये कि जाने क्या क्या ये आलाप करते रहे। पूरे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो संजय जी मैं आपको बधाई दूंगा। आपने लखनऊ में बहुत ही अच्छा फंक्शन करा है। 4 PM बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है, देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन गया है और आपने हम सभी को आमंत्रित किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं और वाकई में बहुत शानदार कार्यक्रम था। शुक्रिया। आप लोग आए तो मजा आ गया। बस आप लोगों के आने से अच्छा कार्यक्रम हो गया। तो संजय जी आपके सवाल पे आते हैं। आपने पूछा महाराष्ट्र में क्यों इलेक्शन जो है वो डेट अनाउंस नहीं की है। देखिए बहुत ध्यान से 4 PM के दर्शकों को अभी मैं कुछ आंकड़े दूंगा, ये बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखिए महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो है 5 लाख करोड़ के आसपास में, और जो राज्य का टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 6 लाख करोड़। यानी महाराष्ट्र का जो बजट है वो 6 लाख करोड़ के आसपास का है और उसमें कमाई जो है राज्य की वो है 5 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। अब हुआ ये है, ये फिस्कल डेफिसिट 1 लाख करोड़ का क्यों आया? क्योंकि ये सरकार ने अजीत पवार जी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके प्रलोभनकारी नीतियों को जो है वो उन्होंने इलेक्शन के ठीक पहले अनाउंस किया। लाडली बहन योजना इन्होंने चालू की, जिसमें 21 से लेके 61 साल तक की जो भी 2.5 लाख से कम कमाने वाली घरों की औरतें हैं उनको 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ऐसे कम से कम 2 करोड़ 20 लाख औरतें हैं। ठीक है,
तो मोटा मोटी बजट में 46,000 करोड़ जो अनुमान लगाया गया है वो है कि 46,000 करोड़ जो पैसे हैं वो लाडली बहन योजना में जाएगा। अब अगर बहन आ गई है तो भाव कहाँ रहेंगे? तो एक लाड़ता भाव योजना भी चालू की गई है, जिसमें नौजवान जो बेरोजगार युवा हैं, बच्चे हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग पे 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 46,000 प्लस 10,000 करोड़ यानी 56,000 करोड़ हो गए। उसके अलावा 40,000 करोड़ के आसपास में जो है वो बिजली फ्री दी जाएगी, ऐसा कहा गया। अभी जो है बिजली फ्री कर देंगे, माफ कर देंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए 96,000 करोड़ का जो प्रेशर है वो महाराष्ट्र के बैलेंस शीट पे, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट पे डाला गया है अजीत पवार द्वारा और ये सरकार द्वारा, जो महायुति की सरकार है। अब हुआ ये है कि इसका कुछ असर दिखा नहीं जनता में। जो इन्होंने सोचा था कि हम इतना खर्चा करेंगे पैसा या ऐसा हम आह्वान करेंगे तो उसका बहुत व्यापक असर होगा। तो 2 किस्तें तो आ गई हैं लाडली बहन योजना में, और लाड़त भाऊ योजना जो है वो भी अभी चालू है, ठीक है। तो उसका पर असर जो है वो डीप रूटेड गांव तक पहुंचा नहीं है। अब आप समझिए 6 लाख करोड़ का आपका खर्चा है और 5 लाख करोड़ की कमाई है। वो 96,000 करोड़ यानी लगभग 1 लाख करोड़ का जो अंतर है वो इनकी ये सब योजनाओं के कारण आया है। तो एक राज्य जिसके ऊपर में ऑलरेडी 8 लाख करोड़ का कर्जा है, आप समझिए, और हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जा रहे, तो राज्य जो है वो वैसी इंटरेस्ट रेट की मार से जो है वो मतलब एकदम घबराया हुआ है, डरा हुआ है। वहां पे ये दे आर ट्राइंग टू ब्राइब द इलेक्टोरेट। आप वोटों को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, मजे की बात संजय जी, इस महाराष्ट्र का जो कृषि बजट है वो 35,000 करोड़ का है, और आप ये बहन योजना में 46,000 करोड़ दे रहे हो। यानी इनको ये समझ में आ गया कि वो राज्य जहां पर किसान आत्महत्या करते वो तो आपको वोट डालने नहीं वाले। इस राज्य में जहां पे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट छीन छीन के गुजरात लेके जाया जा रहा है, वो तो आपको वोट डालेंगे नहीं। जो स्वाभिमानी महाराष्ट्रियन लोग हैं, उन्होंने देखा कि कैसे उनके राज्य के ऊपर में अत्याचार किया गया, कैसे उनके राज्य की जो पार्टियां हैं उसमें तोड़फोड़ की गई, नेताओं की बंडखोरी की गई। इससे जो स्वाभिमानी लोग हैं वो बहुत आहत है, तो वो तो आपको वोट देंगे नहीं। तो अब इनको लग रहा है आपको वोट मिलेगा कहां से भाई? तो वोट जो है उसके लिए इन्होंने ललित बहन योजना जो है वो इन्होंने चालू किया 46,000 करोड़ की। अब ये 46,000 करोड़ की योजना का कोई फायदा इनको नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए इन्होंने इसको डिले किया कि 2 किस्त तो आ गई और 1-2 किस्त आएगी, उसके बाद में हम सितंबर में अनाउंस कर देंगे कि नवंबर फर्स्ट वीक में हम आफ्टर दिवाली हम इलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। दूसरा जो ट्रिक आपने मीडिया बोला, मीडिया भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, जैसे हमने लोकसभा इलेक्शन के पहले देखा, हर तरफ एक ही गूंज थी, एक प्रायोजित जो है एक कार्यक्रम रचा गया, एक व्यू रचा गया कि 400 पार, अब की 400 पार, यानी साइकोलॉजिकली जो है वो अपोजिशन पार्टीज को डिमोलिश करने की कोशिश की गई। इस बार भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्रायोजित जो है वो अभियान चलेगा कि शुरुआत में हमें दिखेगा कि ये जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का जो संघ बना है, इस संघ के ऊपर में महायुति जो है, महागठबंधन के ऊपर में महायुति जो है वो कमजोर पड़ रही है, गठबंधन भारी पड़ रहा है। पर उसके बाद जो है वो असली कार्यक्रम होगा। उसके बाद होगा कि he came, he saw, he conquered, विधि विनि विची। वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने जो है मोदी जी छा गए, मोदी जी छा गए, और कांग्रेस पार्टी और बाकी जो अपोजिशन है वो धराशायी, पूरा हवा का रुख बदल दिया मोदी जी ने। और इस तरीके से अब ऐसा लग रहा है कि महायुति जो है वो चुनाव जीतने के कगार पे है। संजय जी तैयार रहिएगा, यही स्ट्रैटेजी मेरे को दिख रही है और यही स्ट्रैटेजी होगी, और उसी की पूरी भूमिका जो है वो बांधी जा रही है। ऐसा दिखाया जाएगा कि मोदी जी आए, मोदी जी ने देखा, मोदी जी ने हवा का रुख बदल दिया, और मोदी जी ने जो है प्लेट में सजा के जो है वो महाराष्ट्र को जो है देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के हवाले जो है उनके सपोर्ट कर दिया,
और अब फिर से मोदी जी का कद जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये सारी की सारी जो है ना परियोजनाएं बनाई जा रही है। जनता को यही समझना है, देखो यू शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम द पास्ट। जो पहले हुआ है वो घटनाओं से हमें सीख लेने की जरूरत है। और हमने देखा है कि इस तरीके के बहुत सारे प्रायोजित मीडिया द्वारा रचे गए युद्ध जो है, यानी आर्टिफिशियल युद्ध, ये हमने देखे हैं कि किस तरीके से रचे गए हैं और किस तरीके से जो इलेक्शन जो है वो हमारे दुबई में बैठे हुए नानाजी देशमुख के रिश्तेदार यशवंत देशमुख जी है ना, जो आके बोलेंगे कि भाजपा के जो है जहां जहां कैंडिडेट है वहां वहां भाजपा का पलड़ा भारी है, और जहां जहां उनके समर्थक दल है वहां थोड़ी स्थिति खराब है, पर मोदी जी आएंगे और मोदी जी हवा का रुख बदल देंगे। या प्रशांत किशोर पांडे उर्फ पाणे बाबा, ऐसे सीडो इंटेलेक्चुअल आएंगे और वो कुछ तो भी ऐसा बोलेंगे कि वाह मोदी जी आए और मोदी जी ने कमाल कर दिया, और मोदी जी के बराबर का तो कोई कदावर लीडर ही नहीं है। तो ये सारी चीजें व्यू रचना करने के लिए इनको समय चाहिए, और उसी के लिए इन्होंने डिले किया। आप इस बात को समझिए संजय भैया कि महाराष्ट्र जो है इस देश का सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट है। महाराष्ट्र 13% इस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। यदि आज भारत का जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 310 लाख करोड़ या 320 लाख करोड़ के आसपास में है, तो 45 से 47 लाख करोड़ के आसपास में, 45 लाख करोड़ के आसपास में महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है। तो महाराष्ट्र को ये किसी भी तरीके से अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। परंतु महाराष्ट्र के साथ जो बेईमानी हुई है पिछले 10 साल में, उसका हिसाब किताब तो यहाँ के स्वाभिमानी लोग लेंगे। मराठा प्राइड जागा हुआ है, ये मोदी जी को समझ में आ रहा है, भाजपा को समझ में आ रहा है, इसलिए वो इस युद्ध को डिले करने की कोशिश कर रही है। जी संजय जी। छोटी बात है राजीव जी, आपने तस्वीर बहुत बढ़िया खींची। मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि आज तक पे प्रोग्राम शुरू हुआ देश का मिजाज, और प्रोग्राम शुरू हुआ कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद अब देश का माहौल क्या है, कि अगर अब चुनाव हो जाए लोकसभा के तो अब राहुल बनाम मोदी। मैं हैरान, ये तो कभी नहीं हुआ कि चुनाव हुए 3 महीने नहीं हुए और देश का मिजाज जानने निकल पड़े। तो आप अगर इसमें देश का थर्मामीटर नापेंगे तो ये होगा कि पिछले 3 महीने भी हुए भी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार की सुपर सुपर बेइज्जती हो रही है। हर मामले में फेल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में 1.5 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं, 1.5 दर्जन सैनिक मारे जा चुके हैं। स्मृति ईरानी पूछ रही है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। इन मोहतरमा को, अमेठी रिटर्न को, स्मृति ईरानी को ये नहीं पता कि पिछले 2 महीने में 1.5 दर्जन 18-19 लोग सैनिक मर जाएं किसी राज्य में, सेना के। गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा कितनी बड़ी घटना हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा जगह पे हमले हुए हैं। कश्मीर कितना खौफनाक जगह में है। पहले तो घाटी में घटनाएं होती थी, अब जम्मू में भी हो गई हैं। तो अब आतंकवाद नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये हैरान हुआ कि ये गोदी मीडिया आज तक पे चलना शुरू हुआ कि देश का मिजाज। मैंने कहा ये अभी लोकसभा चुनाव की बात क्यों हो रही है। थोड़ी देर बाद मेरी लाइट जली, दिखाया कि मोदी जी अगर चुनाव हो जाए तो एनडीए 8-9 सीटें ज्यादा जीत जाएगा। यानी 2 महीने में मोदी जी का कद बढ़ गया। 2 महीने में इतनी सुपर बेइज्जती किसी सरकार की नहीं हुई जितनी इस सरकार की हुई। एक के बाद एक बिल रखे गए। पहले वक्फ बोर्ड का रखा गया, फिर हम जैसे यूट्यूबर की जवान पे लगाम लगाने के लिए बिल लाया गया, फिर वो एंट्री की बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की एंट्री बैकडोर से हो जाए, संघ के पोषित लोगों पे हो जाए, उस पर मुद्दा बवाल खत्म हो गया तो लेटरल एंट्री की बात खत्म करनी पड़ी। मतलब संसद में वो फर्जियत हुई, लेकिन आज तक कह रहा है कि भाई ग्राफ बढ़ गया। और बाद में जब आया तो युवा कि चुनाव हुआ तो एनडीए की सरकार बनेगी और बहुत ज्यादा तरीके से बनेगी। फिर मैंने नाबुका कुमार का एक भक्त में आगे आजकल चल रही है। मतलब इन चमचों में होड़ है, इन एंकरनियों में होड़ है कि कौन एंकर आगे निकलता है भक्ति काल में, या कौन एंकरनियां ज्यादा आगे निकलती हैं। बच्चे बच्चे में अपने पड़ोस में राजनीति निकल जाए। और मैं सारे दर्शकों से कहता हूं अगर मेरी बात गलत लगी तो चेक कर लीजिए। अपने यहाँ अड़ोस पड़ोस में बाजार में जाके पूछिए 10 लोगों से कि सरकार क्या विपक्ष का डराने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। 10 के 10 कहेंगे कि हाँ ये बात तो सही है कि सरकार जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का बड़ा बेजा इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष को डराने के लिए कर रही है। उनको छोड़ दीजिए, हम जैसे पत्रकारों के लिए कर रही है। कभी इनकम टैक्स से नोटिस है, कभी यूपी सरकार गवर्नमेंट को लिख रही है कि इनकी ईडी से जांच कराइए। मैंने तो कहा कि रॉ के लिए कुछ लोग बुला लो, और विदेशी इजराइल की एजेंसी मेरी जांच करने के लिए बुला लो। पता नहीं मैं कहा दाऊद इब्राहिम का भाई निकला हूं, तो मेरी तो जांच ऐसे हो रही है।
तो राधिका कुमार जो है ना टाइम्स नाउ पे लिखती हैं, डू यू एग्री विद विपक्ष दैट ईडी सीबीआई मिसयूज्ड? उसमें से कह रही है एकदम डिसएग्री करने वाले 49% लोग, 49% लोगों ने कह दिया नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है। सहमति दिखाई 24% ने, पता नहीं 15% ने, और सम वाट एग्री 12% में। यानी उनके हिसाब से लगभग आधे 49% लोगों ने कह दिया कि नहीं नहीं कोई मिसयूज नहीं हो रहा है, यानी बहुत सही हो रहा है। अब इन मोहतरमा से पूछो कि क्या अकल घास चरने चली गई है देश के लोगों की? क्या ये देश के लोग जानते नहीं है कि बच्चा बच्चा कह रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? अब वो मैडम चैनल पर बैठ के कह रही है, इसीलिए चैनल की टीआरपी गिर रही है, इसीलिए लोग देख रहे हैं। उसके बाद मैंने एक दूसरा चैनल देखा एबीपी, वहां पे आ रहा था कि नहीं साहब बड़ा बुरा हाल है, महाविकास अघाड़ी तो बहुत लड़ाई हो पा रही है, उद्धव ठाकरे के चेहरे पे जंग छिड़ गई है, मतलब शरद पवार अलग चले गए हैं, मतलब सारा युद्ध महाविकास अघाड़ी में हो रहा है। यहाँ अजीत पवार की हालत खराब है, उनके शिंदे साहब के पसीने छूट रहे हैं, और बात हो रही है महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में बड़ी लड़ाई चल रही है। तो ये गोदी मीडिया जो गेम खेलना चाह रही है, आप सही कह रहे हो, गेम की साजिश हो रही है। इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि ओपिनियन पोल दिखा दें, एग्जिट पोल बाद में दिखा दें। ओपिनियन पोल जैसे दिखाया था कि 350 सीटें 400 सीटें साहिब की आ रही हैं, लेकिन इस बेशर्मी का नंगा नाच गोदी मीडिया का क्या महाराष्ट्र के लोगों को समझ नहीं आएगा? क्या महाराष्ट्र के लोग नहीं समझेंगे ये चैनल क्या खेल खेलने जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की हालत महाराष्ट्र में वास्तव में इतनी पतली है, इतनी डरी हुई है कि वो चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर रही है? राजीव जी, देखिए, जिस देश में सब कुछ ठीक रहता है उस देश में नविका कुमार जैसे लोग पत्रकार बनते ही नहीं है। ये इस देश में कुछ ना कुछ तो इस देश की व्यवस्था में गड़बड़ी है, इसलिए हमको ऐसे एंकरनियों को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आप इस बात को समझिए संजय जी कि मीडिया जो है ये अब आज की डेट में जो है ये जैसे कच्चे बनियान बनाने वाले, साबुन बनाने वाली, है ना, फर्नीचर बनाने वाली कंपनीज जैसे बिहेव करती हैं कि वो एक प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट को उनको बेचना रहता है। वैसे ही मीडिया जो है वो भी ये लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हमारा जो है कंटेंट जो है वो एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हम उसी को बेचें जिसके पास में पैसा है। आज की डेट में आपको मालूम है विपक्षी पार्टियां जो हैं सब की सब ठन गोपाल हैं, किसी के पास में कोई पैसे ही नहीं है। तो आप कंटेंट ऐसे पार्टी के लिए बना रहे हो जो स्पेंड कर सकता है, जो बोली लगा सकता है, जो आपके ऊपर में पैसा खर्चा कर सकता है, तो आप उसी तरीके के कार्यक्रम बना रहे हो। आप इस बात को समझिए, ये जो आप बोल रहे चमचागिरी, ये चमचागिरी सिर्फ भय के माध्यम से नहीं हो रही है। इस चमचागिरी के पीछे बहुत बड़ा जो है फैक्टर है वो है ग्रीड। और ग्रीड जब आ जाता है, जब लालच आ जाता है, जब इंसान के सर पे लालच हावी हो जाता है, तो आपने सही कहा कि वो अपने ग्रीड में इतना अंधा हो जाता है, अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि उसको ऐसे लगने लगता है कि बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं। तो ये जो इस तरीके के जो ये करा रहे हैं, इसका सैंपल साइज क्या है भाई? इस पूरे देश ने देखा कि एग्जिट पोल के नाम पे कैसे देश को ठगा गया, कैसे स्टॉक मार्केट को एक ही दिन में लाखों करोड़ का चूना पहुंचाया गया और आज तक उसके ऊपर में जांच नहीं बैठी। विपक्ष, पत्रकार, कुछ मेरे आपके जैसे हम सभी ने बहुत इसके ऊपर में चिल्लाया, बोले, विचार विमर्श किए, पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। वही चीज हमको देखने को अभी आ रही है। आप इस बात को समझिए संजय जी कि क्या कारण है कि ये जितने भी सारे के सारे जो चैनल्स हैं, सडनली ये लोग सब के सब इतनी बुरी हार होने के बाद भी, यानी 303 से 240 आना, 63 सीट्स का लॉस, वो भी तब जब आपके साथ में पूरे के पूरे मीडिया चैनल हैं, जब 70 से ज्यादा इंटरव्यू मोदी जी ने मीडिया को दिए इलेक्शन के दौरान 1.5 महीने में, जब धन बल आपके साथ में, सारे धन कुबेर आपके साथ में, सारे मीडिया चैनल आपके साथ में, सारा तंत्र, सरकारी तंत्र आपके साथ में, सीबीआई, ईडी, डीआरआई, सब कुछ आपके साथ में है, वहां पर भी आपकी सीट जो है वो 303 से 240 पे आ गई। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जितना बेवकूफ आप लोगों को समझते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों के सामने आपकी हकीकत आ गई है। लोगों के पास में 4 PM जैसा ऑप्शन आ गया है जहां पे उनको सत्य बातें सुनने को मिलती है, जहां उनको सही में एनालिसिस मिलता है, विश्लेषण मिलता है और लोग समझ पा रहे हैं कि क्या घटित हो रहा है।
आप मुझे बताइए, यदि ये इलेक्शन को महाराष्ट्र में डिले किया गया, एक भी चैनल ने ऐसा बताया जो मैंने बताया आपको नंबर्स लेके? नंबर तो सभी के पास में। यदि मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में 5 लाख की आमदनी और 6 लाख करोड़ का खर्चा और 5 लाख करोड़ की आमदनी है, तो वो क्या पुरानी कहावत थी, चादर उतना ही फैलाइए जितना पैर उतना ही फैलाइए जितना चादर आपका जाए। तो ये तो क्लियरली एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि ये तो पैर फैलाए जा रहे हैं, चादर से बहुत बाहर निकल गए हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको इलेक्शन जीतना है। तो ये जो हर जगह चिल्लाते रहते हैं कि भाई हम जो है फिजिकल कंसोलिडेशन कर रहे हैं, हम राज्यों को सही जगह पे ले जा रहे हैं, तो क्या ये नविका कुमार और ये जो दूसरे आप चैनल बता रहे हैं, अर्णब गोस्वामी और आपके इन सबके बॉस रजत शर्मा और एंकरनियों की महारानी जो है अंजना ओम कश्यप, इन लोगों के सामने क्या ये आंकड़े नहीं है? क्या इनको ये आंकड़ों का एनालिसिस करना नहीं आता? क्या इनके पास में रिसर्च टीम नहीं है? मैं तो अकेला आदमी भाई, मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, मेरे पास तो कोई टीम नहीं है। तो ये जब मैं अकेला कर सकता हूँ, तो ये जो इतने बड़े बड़े स्टूडियो में बैठे हुए भारी भारी सैलरी लेने वाले एंकर और एंकरनियां हैं, ये क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे? क्योंकि इनके सर पे जो है वो एक ग्रीड जो है वो तो है इनके मस्तिष्क में, और सर पे तलवार भी लटक रही है, नौकरी बचाने की तलवार। तो ये सारी चीजों के अंदर में ये पूरा घालमेल करके इस देश की जनता को जो है वो गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये मेरा और आपका दायित्व बनता है संजय जी कि हम इस देश के लोगों को सच्चाई दिखाएं, हम इनको बताएं कि किस तरीके से ये जो बार बार ये लोग करते हैं। इन्होंने पूरे ढोल बाजे तमाशे के साथ में राष्ट्रीय बजट जब पेश किया तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि मैंने फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम कर दिया। अरे भाई, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वाहवाही लूट रहे हो कि फिस्कल डेफिसिट कम किया, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, यहाँ पे जो है आप एक गाजर लटका रहे हो लोगों को, आप उनके वोट लेने के लिए ये लाड़ता भाऊ योजना और लाडली बहन योजना और मध्य प्रदेश वाली योजना, ये सारी योजनाएं मतलब ये ब्राइब नहीं है तो क्या है? ये इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या 3 महीने 6 महीने 1,500 हजार रुपए लेके ये 4.5 साल जो उनके साथ में अनैतिक कार्य हुआ है, क्या उसको ये बर्दाश्त करेंगे? जो उनके साथ में गलत काम हुआ, क्या उसको ये बर्दाश्त करेंगे? लोगों को सोचने की जरूरत है। जी संजय जी। अजीत जी सही कह रहे हैं, और मैं, आप इतने जागरूक पत्रकार हैं, लेकिन तब भी आपको आज दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर पता नहीं चली। मुझे भी पता नहीं चली थी। अगर मैं जी न्यूज का वो थंबनेल नहीं देखता, ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया था, तो मुझे भी पता नहीं चलती। उसका थंबनेल है, जी न्यूज की खबर है, जेलेंस्की ने मान ली मोदी की बात। दर्शक देख रहे होंगे, थंबनेल लगा है, जेलेंस्की ने मान ली मोदी की बात, रुक गया युद्ध, रूस समेत चौंकी पूरी दुनिया। हमें पता ही चला कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया, ये जी वालों को पता चल गया। मोदी जी ने फोन किया होगा जी वालों को, भाई मैंने रुकवा दिया। एक साहब पहले भी जो है परियां, जो पापा की परियां, वो कह रही थी कि ये जो है कि एक पापा जी ने, मतलब साहेब ने युद्ध रुकवा दिया एक फोन पे। एक फोन पे युद्ध रुक गया। मणिपुर 22 लाख की आबादी वाला मणिपुर 1 साल से जल रहा है। साहब वहां डर के मारे जा नहीं पाए, युद्ध तो क्या ही रुकवा दे, और वहां पे जेलेंस्की ने मान लिया, युद्ध रुक गया। इतनी फर्जी कहानी करते हुए इनका दिल कलेजा नहीं कांपता कि ये देश की जनता ये जूते मारेगी किसी दिन की, तुम ये झूठ बोल रहे हो। कहाँ पापा की परियां, पापा के परे ऐसे से कह रहे हैं कि पापा जी जाकर युद्ध रुकवाया है। मतलब लोगों को कुछ भी नहीं बचा ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के सारे अरमान पूरे हो गए, सिर्फ उनका एक अरमान बाकी है, वो उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो नोबेल पीस प्राइज की चाहत में जो है वो, अब आप उनकी जितनी भी हरकत है आप देखेंगे, अब उनको जो है वही एक चीज की जरूरत है कि भाई मुझे, उनकी एक ही आकांक्षा है, एक ही ख्वाहिश है कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, बाकी सब हो गया है। तो उसके लिए वो अपने जो इनके चेले चपाटे हैं जो मीडिया में बैठे हैं, काश की भारत की मीडिया को देख के नोबेल पीस प्राइज डिसाइड करने वाली कमेटी जो है वो नोबेल प्राइज देती, तो शायद इनको जो है वो अभी तक नोबेल प्राइज मिल भी गया रहता है। ये कब से 1.5 साल से जो है 2022 मार्च में युद्ध शुरू हुआ था, वो तब से जो है फरवरी 2022 से शुरू हुआ था, 4-6 महीने बाद से ही युद्ध रुकवाने की जो है ये इस तरीके की जो है फर्जी फ्रॉड जो है ये कॉल्स हमको सुनने में आई है अलग अलग
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और मीडिया में। तो आप इस बात को समझिए कि मोदी जी की जो ख्वाहिश है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज जीतना है, तो उसके उस वो भले जीते चाहे नहीं जीते, पर भारत में एक ऐसा माहौल बना देंगे कि मोदी जी जो है अब वो लीडर नहीं है, वो स्टेट्समैन है। वो लीडर से भी एक स्टेप ऊपर बढ़ गए, अब वो स्टेट्समैन के उसमें आ गए हैं। और स्टेट्समैन है तो भाई कोई भरोसा नहीं है, वो उनको नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। इसीलिए ये इतने रशिया और यूक्रेन के चक्कर काट रहे हैं। ये इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए और इनको कुछ करता हुआ ऐसे नजर आना चाहिए। और ये ऐसा करते हुए नजर आएंगे तभी भारत में भी इनका कद वापस से बढ़ेगा, जो कि बहुत घट गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इनसे संभाले नहीं संभल रहा, वो भी शायद थोड़े दिनों के लिए मोहलत दे देगा और शांत हो जाएगा। और बाकी जो इनके राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के जो विपक्षी दल के जो लीडर्स है, जो प्रहार पे प्रहार और घोर प्रहार किए जा रहे हैं, उससे भी थोड़े दिनों के लिए इनको निजात मिलेगी। तो पीस प्राइज मिले चाहे नहीं मिले, उसका एक पूरा प्रपंच जो है वो पूरा प्रपंच बढ़ा जा रहा है। जी संजय। तो ठीक है राजीव भाई, अच्छा इसके महाराष्ट्र के बाद हरियाणा की बात करें। हरियाणा की भी बात कर करके कपकपी चढ़ रही है बीजेपी के पास। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है कि हरियाणा में कांग्रेस को तोड़ दें। बीजेपी के नेता का बयान है कि सरकार बन भी गई कांग्रेस की तो अमित शाह जी कर ही लेंगे। बीजेपी के नेता हम लोग कांग्रेस तोड़ देंगे, मतलब सरकार बनेगी सरकार तोड़ देंगे, अभी से बयान आ रहे हैं। तो हरियाणा में जो हालत पतली है, अगर कश्मीर और हरियाणा दोनों के नतीजे जैसे संकेत मिले वैसे है, तो बीजेपी कहाँ मुंह दिखाएगी, छुपाएगी आगे अपना, और कहाँ मोदी जी छुपेंगे, किस गुफा में छुपेंगे। उसके बाद चुनाव तो कराना ही पड़ेगा ना, महाराष्ट्र में भी कराना पड़ेगा, झारखंड में भी कराना पड़ेगा, तब क्या स्थिति होगी। इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो अभी जैसे किरण चौधरी जो है, उनको कांग्रेस से छीना, 45 साल से जो कांग्रेस में थी, बंसीलाल जी की बेटी, किसी ने सोचा नहीं था। बंसीलाल जी इंदिरा गांधी के टाइम में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी बेटी को वो भाजपा में जा रही है। तो आप इसे समझ जाइए कि किस लेवल पे इन लोग की तैयारी चल रही है। इनको मालूम है कि जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, पर जो लीडर्स हैं ये उनकी खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। ठीक है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जनता जो है, अब तो वो पप्पू यादव और आपके जो उत्तर प्रदेश से जीते हैं, जो जिनको बहन जी ने मिलने से भी मना कर दिया था, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, चंद्रशेखर आजाद, इस टाइप के लोगों को लोग खुद ही हीरो बना रहे हैं और उनको जिता रहे, भले कोई पार्टी रहे चाहे नहीं रहे। तो किरण चौधरी जाए चाहे कोई से भी बड़े, कितने भी बड़े बड़े लीडरों को आप तोड़ लो, आप लोगों को नहीं खरीद सकते हो। हजारों लाखों लोगों को आप नहीं खरीद सकते हो। आप खरीद सकते हो नेताओं को, तो जाइए खरीदिए। ये जितने भी नेता जो दल बदलू नेता है, ये पहले चले जाएंगे, इसके बाद नहीं जाने वाले। और देखिए कांग्रेस को भी एक समझने की जरूरत है संजय जी, आप भी अपने एंड से पता कीजिएगा। जहां तक मेरी जानकारी है वो ये है कि कांग्रेस के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही नहीं है। तो ये जो वहां पे संगठन के तौर पे जो है, वो इनको जो है ना अमूलचूल परिवर्तन करके काम करने की जरूरत है, संगठन मजबूत करने की जरूरत है। परंतु जनता, इस बार जनता ने ठान लिया कि हम इनको भाजपा को सबक सिखाएंगे। आप चाहे नवीन जिंदल तोड़ लो, आप चाहे किरण चौधरी को ले लो भाजपा में, आप देखो उनको पार्टी से तोड़ा और राज्यसभा दे दिया। ये तो किरण चौधरी जी अशोक चौहान हो गई है महाराष्ट्र की। अशोक चौहान जिस दिन गए उस दिन राज्यसभा पहुंच गए। तो आप इस बात को समझिए कि बड़े बड़े लीडर जितने भी ये तोड़ना चाहे, हरियाणा की जनता ने ठान लिया है कि 10 साल जो जिस तरीके का कष्ट इन्होंने दिया, खासतौर पे किसानों को, उसका बदला तो ये लेंगे। और जिस तरीके से इनकी बेटियों को अपमानित किया गया, जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे घसीट घसीट के उनको पीटा गया, ये इस चीज को जो है हरियाणा की जनता भूलने नहीं वाली है। ये आप तोड़ लो, पैसे से खरीद लो। अच्छा, इस तरीके के लीडर्स की जो वास्तविकता है वो चुनाव के पहले लोगों के सामने आ रही है। अगर ये किरण चौधरी जी को इलेक्शन के बाद तोड़ते और उनके साथ 10-12 और एमएलए चले जाते तो क्या हाल होता। आप सोचिए, एमपी के यानी मतलब लोकसभा के इलेक्शन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में संजय जी 10 में से 5 टिकट ऐसे लोगों को दी गई थी जो पहले कांग्रेस में थे। तो आपके पास तो हरियाणा में चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। ठीक है, तो आप नवीन जिंदल और दुनिया भर के मतलब जो बाहर के लोग हैं जो कांग्रेस में किसी टाइम में थे या रीजनल पार्टीज में थे, आपने रंजीत चौटाला जैसों को आपने टिकट देके चुनाव लड़ा है हिसार से।
तो आप ये समझिए, आप तो सब आयात कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, आपके पास ना अपना खुद का क्या है? आप इस बात को, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी 105 जो विधानसभा एमएलए जो है, उसमें से 46 एमएलए ऐसे हैं जो कभी पहले कांग्रेस में थे या एनसीपी में थे, बबन राव पाचपुते टाइप, मतलब ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कभी वो जो भाजपा की मौलिक पार्टी, जो मौलिक संगठन था, उसके मेंबर्स नहीं थे। वो लोग कांग्रेस से आयात किए गए हैं या एनसीपी से आयात किए गए हैं या शिवसेना से आयात किए गए। तो भाजपा का तो अपना मौलिक स्वरूप ही पूरा का पूरा चेंज हो गया है। ये तो आयातित लोगों के भरोसे ये पार्टी चल रही है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में हमने इसके दुष्परिणाम देखे थे। पार्टी का कार्यकर्ता घर बैठ गया था कि हम सालों से दरी बिछाएं हम, और माल कमाए कांग्रेस के नेता, वापस बुला ले बीजेपी में और मालामाल कर दें। और प्रधानमंत्री जी जिनके लिए कहते थे हजारों करोड़ के ये भ्रष्टाचार किया, वो बन जाए डिप्टी सीएम। मतलब कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों की एक सूची बीजेपी के नेताओं के रूप में सामने आ गई थी। और शायद मुझे ये संघ में और बीजेपी के पुराने नेताओं में दर्द भी ये है कि कांग्रेस के सारे इन पे आरोप थे वो बीजेपी में क्यों दिए जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता मायूस है। हरियाणा में ये देखने को भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने समय दिया, अपना बातचीत करी। आभार, थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन जी, और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझे यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।